नमस्कार। पॉडकास्ट विद एलएसबीए में आप सभी का बहुत स्वागत है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ इस धरती के वासी नहीं हैं, बल्कि इस धरती के रक्षक भी हैं। पर्यावरण को हमें बचाना ही नहीं है, इसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना है और इससे जुड़े समस्या का समाधान किस तरह निकालना है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं श्री रत्नीश वर्मा जी, जो राज्य सलाहकार हैं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के। रत्नीश जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का धन्यवाद। मुझे इस पॉडकास्ट में खास करके विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे बुलाया गया और इस माध्यम से हम अपने राज्यवासी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को कोशिश करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस संबंधित एवं प्लास्टिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है या निवेदन है वो हम लोग आज कर पाए। सर, जैसे कि आपको पता है कि इस बार की थीम है प्लास्टिक मुक्त परिवेश, जिसमें कि खास तौर पे इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि किस तरह से प्लास्टिक के उपयोग को आम जीवन में कम किया जाए, उसके नुकसान से इसी प्रकार हम बच सकते हैं। तो ये बताइए सर कि किस तरह से ये प्लास्टिक जो है आम जीवन को और मानव जीवन को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना होगा प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक की जो उपयोगिता इधर बढ़ी है, तो आप जैसा देखी हैं कि प्लास्टिक की उपयोगिता हमारे सिविलाइजेशन में हर बिंदुओं पर प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो या जीवन के क्षेत्र में हो, उपयोगिता के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक हैं, क्वालिटी वाइज उपयोग हो रहा है। और सच पूछिए तो प्लास्टिक के अपने कुछ गुण हैं और कुछ उसके फायदे में। लेकिन समस्या आप जो पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक का किस तरह से हानि पहुंचा हानि क्या है, प्लास्टिक हमें उसकी जो संख्या है, मात्रा है, वहाँ हानिकारक है कि एक समय के बाद उसकी मात्रा इतनी अधिक हो चुकी है कि उसके वेस्ट मैनेजमेंट को, प्लास्टिक जो वेस्ट हो गया उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई, समस्या बढ़ती जा रही है। जी। दूसरा कि प्लास्टिक में भी जो पुअर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है, चाहे जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे आप कहते हैं, चाहे मल्टी लेयर प्लास्टिक कहते हैं, जो कि पतला और आजकल लेज और चिप्स के पैकेट्स होते हैं, इन तरह के चीज को, क्योंकि इतना कम इसका वजन है और इसको ट्रांसपोर्ट करके रिसाइकिल करना अपने आप में चैलेंज है। दूसरा कि इसको कलेक्ट करना, क्योंकि ये हमारा राज्य हो या हमारा देश हो, बहुत बड़े संख्या में रैक पिकर्स हैं, आप जिन्हें जानते हैं, कि जो कचरे में से मूल्यवान वस्तु चुनते हैं और उसके बेच करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग के द्वारा प्लास्टिक को भी संग्रहित किया जाता है और उसको रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा मदद किया जाता है। इसके अलावा शहरों में और अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट का जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके द्वारा भी बहुत बड़े मात्रा में प्लास्टिक को हम कलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी भारत में लगभग 60% ही प्लास्टिक जो गुणकारी प्लास्टिक हैं, थोड़े बेहतर क्वालिटी के हैं, वो रिसाइकिल किया जा रहा है। शेष 40 जो कि हजारों लाखों टन है का अभी किसी भी प्रकार का कोई रिसाइकलिंग या ये नहीं किया जा रहा। एक दूसरा क्या है कि प्लास्टिक सिर्फ जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक उस तक सीमित रहता है और मैदानों में या जो लैंडफिल्स हैं या लोग यहाँ पे कचरे को डंप करते हैं, वहाँ अगर रखा हुआ है तो ठीक है। उसके और भी समस्या है उससे रिलेटेड। एक समस्या ये है कि प्लास्टिक जो बहुत लंबे समय में विघटित होता है और वो फिर मिट्टी नहीं बनता है, उसमें सैकड़ों वर्ष लगेंगे, वो मिट्टी नहीं बनेगा। एक दूसरा कि उसके विघटित होकर उसके छोटे छोटे जो माइक्रो प्लास्टिक हैं या नैनो प्लास्टिक जिसे आजकल कहा जा रहा है, वो पानी के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, मछलियों के माध्यम से या अन्य प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे ही शरीर में प्रवेश कर गया। इससे माना जा रहा है कि बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, हानि पहुंचा और कैंसर भी हो सकता है, हानि हो सकती है। तो ये प्लास्टिक का, इसके अलावा जो जानवर हैं, पेड़ पौधा हैं, पक्षी हैं, मेरीन लाइफ है, आप तो का मतलब गाय और इन लोग के द्वारा आपने देखा है आसपास में कि खा लेने से कितनी समस्या हो रही है। तो
प्लास्टिक का मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, एक नहीं मल्टीपल, तो इसका रोकथाम भी मल्टीपल तरीके से किया जाएगा, जो कि हम लोग बात करेंगे। सर ऐसा है कि जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं और इसके उपयोग को कम करने की बात करते हैं तो हमारे आसपास सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक और मल्टी लेयर प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा हमारे परिवेश में या वातावरण में देखने को हमारे आसपास मिलता है। तो इसको कैसे कम करने की कोशिश की जाए ताकि हमारा पर्यावरण भी है जो साफ और स्वच्छ बना रहे? देखिए, भारत सरकार ने और पर्यावरण विभाग के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं बैन को। लेकिन समस्या जो आप जानती हैं कि उसके क्रियान्वयन में है। प्लास्टिक कम्प्लीटली बैन है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसमें आप पॉलीथीन एक है, स्ट्रॉ है, या और छोटे छोटे जो हम लोग यूज़ करते हैं उस तरह के प्लास्टिक जिसका एक बार उपयोग करके हम वेस्ट में फेंक देते हैं। उससे समस्या बहुत बढ़ जाती है और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि लोगों की जो आदत व्यवहार है और प्लास्टिक के जो मैंने शुरू में आपको बताया कि उसके कुछ हेल्प भी मिलते हैं लोगों को, तो लगता है कि झोला लेके जाना एक समस्या है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो झोला के बदले में या झोला नहीं ले जाके आप देखेंगे एक घर में एक बार जब सब्जी आती है तो 5-6 सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसको पॉलीथीन कहते हैं, आ जाता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के आप ग्रोसरीज मंगाते हैं, चाहे चाय पत्ती हो, चीनी हो, अन्य जो भी प्रकार के या मसाले हो, सब प्लास्टिक या मल्टी लेयर प्लास्टिक में आता है। मल्टी लेयर इसलिए होता है कि प्लास्टिक के अंदर एक एल्युमिनियम फॉइल लगा रहता है जिससे उसमें नमी ना जाए, हवा ना जाए, और जो मसाला है, चिप्स है, जो भी वो उसका लाइफ रहे। तो अच्छी बात है कि आपने एक चीज़ को बचाया, लेकिन उसके वजह से जो आपने हानि पहुंचाया, मतलब पर्यावरण को, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो एक समस्या है। तो इसलिए हम लोगों को ये करना होगा कि एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन है, तो हमें भी सहयोग करना होगा एज ए नागरिक और एज ए विभाग के जो हमारे साथी या कलीग्स काम कर रहे हैं, अन्य विभाग जो इसमें काम कर रही है, सब लोग मिल करके इसको बैन करना होगा, बैन में सहयोग करना होगा, इसे कंप्लीटली इरेडिकेट करना होगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक। एक दूसरा कि हमें मल्टी लेयर प्लास्टिक का उचित निपटान में सहयोग लेना होगा। आप जानते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जो लोग जो कंपनियां हैं इस तरह के पैकेट्स में अपने सामग्री बेच रही हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इसके निपटान में सहयोग करें। उनको कुछ शहरों में, कुछ जगहों पर उनका सहयोग मिलता है, बड़े शहरों में, लेकिन राज्य में या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो इकट्ठा हो रहा है उसके निपटान में सहयोग लेना होगा और उसको हम लोग को और मैकेनिज्म सोचना होगा ताकि मल्टी लेयर प्लास्टिक या तो हम उसमें उत्पादन नहीं करना बंद कर दें या उसको हम कंप्लीट, अगर हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं तभी हम उसको उपयोग करें। ये 2 चीज़ हमें करना होगा। तीसरा, आप जानते हैं कि ये सबकी जिम्मेवारी है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो निपटान के बारे में सोचें या उसके उपयोग साफ बंद करें। और जब एक व्यक्ति भी शुरू करता है तो धीरे धीरे संख्या कम होती है और उसका उत्पादन भी कम होता है। ये कुछ जो सुझाव मेरी तरफ से जो हम लोग कर सकते हैं। सर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अंतर्गत ज़िलों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स जो हैं बनाए जाते हैं, जिनके यहाँ जो कचरा घर घर से जो प्लास्टिक WPU से निकलता है उसको वहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये अपने आप में हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं थोड़ी उसके बारे में जानकारी दे दूँ इस माध्यम से। जो लोग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में, ग्रामीण विकास विभाग बिहार के अंतर्गत जो संचालित किया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत जो ODF प्लस जिसे हम कहते हैं, और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, गोवर्धन और फीकल स्लज मैनेजमेंट, तो उसके अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी बताना बहुत ज़रूरी है और उसी के अंतर्गत हम प्लास्टिक वेस्ट काम करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा है कि अर्बन जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे हम वेस्ट मैनेजमेंट की एक पूरी प्रक्रिया होती है, सिस्टम होता है,
जहाँ घरों से कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे डंपिंग यार्ड पे और तमाम जगहों पे सेग्रीगेट करने की प्रयास किया जाता है, उसको सेफली डिस्पोज करने का एक मैकेनिज़्म है। इसी प्रकार या इससे अलग थोड़ा हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत दूसरे चरण में बिहार में, जिसे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कहते हैं, के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, वार्ड्स में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 6400 ग्राम पंचायतों में, जिसका जिक्र आप कर रही थी, WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, उसका निर्माण किया गया है, जिसमें अन्य विभागों का भी सहयोग मिला है। इसके अलावा हर वार्ड में कर्मी है, पैडल रिक्शा है, ई रिक्शा है, जिससे घरों से कचरा लिया जाता है और जो वेट वेस्ट है, जिसको आप बोलते हैं कि डिग्रेडेबल, जो कि मिट्टी बन सकता है, खाद बनाया जाता है, जैविक खाद, और जो नॉन डिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक हो, आयरन हो, कॉपर हो, अन्य, उसे रिसाइकिल किया जाता है। इन 6400 लगभग जो WPU हैं, वहाँ से हम प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। और अभी वर्तमान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य में 533 जो प्रखंड हैं, उसमें 139 जगह राज्य के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है और करीबन 30-35 जगहों पर जो रिसाइकलर हैं या अर्बन क्षेत्र में जो निर्मित हैं, उनके साथ टाई अप किया गया है। तो दोनों का आप संख्या को जोड़ेंगे तो लगभग 168 से 70 जगहों पर, प्रखंडों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण या स्थापना किया गया है। और इसके अलावा जो शेष बचे प्रखंड हैं, उनको इन्हीं से जोड़ा गया है। तो लगभग 533 प्रखंडों में हम इस तरीके से फैले हुए हैं और सभी ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्लास्टिक वेस्ट है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी कोशिश किया है कि जो आस पास के नगर निकाय हैं, नगर परिषद या नगर निगम, इस तरह के, जो वहाँ से भी हम प्लास्टिक लें और रिसाइकलर और जो रैक पिकर्स हैं उनसे प्लास्टिक लें, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन इकाइयों को बिजनेस मॉडल के रूप में सफल बनाना भी है। तो जितना ज़्यादा प्लास्टिक को हम प्रोसेस करेंगे, उतना ज़्यादा ये सफल और स्टेबल होंगे, सस्टेनेबल होंगे। तो इनसे ज़्यादा किया जा रहा है। लगभग 9 लाख से ज़्यादा टन प्लास्टिक एकत्रित किया गया है। 10 लाख रुपया से ज़्यादा का रेवेन्यू अर्न किया गया है और इस पे और ज़्यादा काम किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो एकत्रित प्लास्टिक है, खास करके सिंगल यूज़, उसको सीमेंट जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ ईंधन के रूप में हम दें। और पूर्णिया में और कुछ जगहों पे कोशिश किया गया है कि जो वेस्ट प्लास्टिक है, अच्छे मात्रा गुणवत्ता वाले, उनका उपयोग हम करें रोड कंस्ट्रक्शन में। तो अभी ये बहुत प्रारंभिक चरण में है बिहार में भी, लेकिन इस पर बहुत मेहनत किया जा रहा है कि क्योंकि अच्छे मात्रा में, संख्या में वे प्लास्टिक का उपयोग होगा और पैसा भी इससे हम लोगों को मिलेगा। तो ये कुछ प्रयास किया जा रहा है ताकि हम प्लास्टिक को उचित निपटान कर पाएँ और एक बेहतर पर्यावरण को हम निर्माण करने में सहयोग कर पाएँ। सर, अभी आपने मॉडल का नाम लिया, जहानाबाद मॉडल का है, जिसमें एक सुपौल मॉडल है, कबाड़ मंडी मॉडल है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है जिस मॉडल के बारे में। तो सर, आप इनके बारे में थोड़ा संक्षेप से बताइए और ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि बाकी के ज़िले भी इनके उदाहरण को अपना इस्तेमाल का काम को समझें और अपने ज़िला में इसका क्रियान्वयन भी कर पाएँ। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ जो प्रयास किया जा रहा है विभाग के लेवल पे और कोशिश की जा रही है कि इसमें जो नवाचारी, इनोवेटिव कुछ कदम उठाए जाएं और इसमें कैसे हम समुदाय को और बागी लोगों को इसमें इसका हिस्सेदार बनाएं। उसके तहत एक तो ये है कि आप जानती हैं कि जीविका के हम पार्ट हैं, LSBA जीविका के अंतर्गत ही ये क्रियान्वित हो रहा है। जीविका के जो समूह है, खासकर CLF, उनको भी हम लोग ने कोशिश किया है कि कुछ जगहों पर इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का वो संचालन करें और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को वो उसके जो आमदनी है उससे उसको पूरा संचालन करें और वो एक अलग लाइवलीहुड के रूप में उनके लिए विकसित हो।
अगर वो सफल हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा लाइवलीहुड, और पर्यावरण के जो स्वच्छता के लिए कार्य है उसमें उनका योगदान बढ़ेगा। एक दूसरा कि जैसा आपने नाम लिया कि जहानाबाद में हुलासगंज एक प्रखंड है, जी सर। वहाँ पे हमारी जो टीम है उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। और जैसा मैंने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट को सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में न रखते हुए रिसाइकलर और रैक पिकर्स अन्य स्रोत से भी इकट्ठा करना शुरू किया, और एक एजेंसी जिसका नाम है एसएस इंटरप्राइजेज उसको इसके साथ जोड़ा गया, और उसकी गाड़ियों से उसके सहयोग से प्लास्टिक को इकट्ठा किया गया, और जो महिलाएं यहाँ कार्यरत थे उनसे बेहतरीन सेग्रीगेशन और उसको प्रोसेस करा के उचित दाम में बेचा गया, और इससे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए तक की आमदनी और कई टन प्लास्टिक को उन लोगों ने प्रोसेस किया। इसके अलावा उन लोगों ने एक और प्रखंड में सेम मॉडल को लागू किया है, हुलासगंज मॉडल को, और कोशिश की जा रही है कि इस एसएस इंटरप्राइज के माध्यम से मिल करके संयुक्त रूप से जिला और इसको बढ़ावा दिया जाए, और पूरे जहानाबाद क्षेत्र का जो प्लास्टिक है उसको हम उचित निपटान करें। एक दूसरा कि बेगूसराय ने भी इस मॉडल से सीखते हुए उन लोगों ने भी एसएस इंटरप्राइज को अपने साथ जोड़ा, और वहाँ के भी सभी प्रखंडों में अब प्लास्टिक का जो संग्रहण का कार्य है, प्रोसेसिंग का कार्य है, और उसको फिर रिसाइकलर तक जाके बेचना। देखिए इसमें 2 चुनौतियां हैं, एक है कि संग्रहण करना, दूसरा उसको रिसाइकलर को बेचना, तीसरा अच्छा आमदनी लाना, क्योंकि प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ों का जो वेस्ट है उसका रेट कोई फिक्स नहीं होता है, डायनेमिक होता है, बाजार रोज ऊपर नीचे होता है, तो उसमें निगोशिएट करना, अच्छा रेट ले पाना ये चुनौती है आपके लिए, क्योंकि हम लोग का जो कार्य क्षेत्र वो अलग है, और उसके जो लोग हैं जो निपुण हैं उन कार्यों में वो अलग हैं, जो रिसाइकलर से बात करेंगे उनसे अच्छा रेट लेंगे। तो इस तरह के जो प्राइवेट इनिशिएटिव हैं, जो इनोवेशन है, वो हमें बड़ा सहयोग करते हैं, और उससे हम लोग को आमदनी भी बढ़ती है, बेहतर प्लास्टिक भी हम बेच पाते हैं, और जो प्लास्टिक हम खुद बेचने में असफल हो पाते हैं जैसे सिंगल यूज या मल्टी लेयर, वो भी इनके द्वारा माध्यम से निकल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग भी है हमारे लिए, और इसको देख के और जिलों ने धीरे धीरे इसको अनुकरण करना शुरू किया। दूसरा जो मॉडल आपने बताया कि कबाड़ मंडी, वो और बेहतरीन है। उसमें वहाँ के जो मुखिया हैं सिवान में, उन लोगों ने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि जहाँ एक ऐप है, ऐप के माध्यम से आप जो प्लास्टिक बेचना चाहते हैं, चाहे वो घर वाले हों या कोई संस्थान हो, कोई भी हो, वो सिर्फ अपना सारा बेसिक जानकारी उसमें डालेंगे। इनकी 2-4 गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां से जाएंगे, वहीं पे तौल करके प्लास्टिक लेंगे, उसका पैसा का भुगतान करेंगे। इनके साथ भी हम लोगों ने टाई अप किया, और अपने जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी इससे काम कर रहे हैं। इसको भी राज्य के जो बिहार दिवस में इसको प्रदर्शन किया गया, और भी जो आपने कहा कि भारत के लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर इसको दिखाया जा रहा है। और तीसरा एक मॉडल है सुपौल डिस्ट्रिक्ट एक अलग मॉडल इसलिए है कि वहाँ पे एक तो वहाँ का जिला ने 5 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का स्थापना किया 5 प्रखंडों में, मतलब सभी जगह, और उन सभी प्रखंडों में जो प्लास्टिक वेस्ट उन्होंने यूनिट लगाए हैं वो सब संचालित हैं, सब सफल हैं, और अच्छे संख्या में प्लास्टिक वेस्ट वहाँ आता है इन माध्यमों से जो मैंने बताया, और उसको लोग प्रोसेस करके। तो आज अगर आप पूछेंगे कि राज्य में सबसे ज़्यादा सफल और अच्छे से चल रहा है जो यूनिट है कहाँ है, तो वो सुपौल है। लगभग 5 यूनिट वहाँ अच्छा चल रहे हैं, और 10,000 से 15,000 20,000 के बीच में आमदनी वो लोग मंथली कर पा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है प्लास्टिक वेस्ट में। सर, जब अभी हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सस्टेनेबल जो गोल है उसको अचीव करने में बहुत हद तक मदद कर रहा है। सर, जब कोई कचरा यहाँ पहुँचता है PMWU में, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको किस तरह से उस कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा।
प्लास्टिक का जो सबसे या जो वेस्ट हम करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ जब तक आप उपयोग करती हैं तो वो उपयोगी है और तब उससे तक आप काम वेस्ट कर नहीं है वो। वेस्ट नहीं है और आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो वेस्ट में जाता है तो उसका उपयोगिता के जो पहलू हैं वो बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक बोतल देखती हैं, आपके जीवन में एक बोतल है, एक उसका ढक्कन है। ढक्कन उसको बंद करने के लिए और पानी रखने के लिए या जो भी सामग्री रखने के लिए बोतल है। जी सर। लेकिन जब आप उसको वेस्ट में जाती हैं तो बोतल का ढक्कन का जो कीमत है, बोतल का ऊपर वाले जिसको कैप बोलते हैं उसका कीमत है और बोतल का बाकी हिस्सा की कीमत अलग अलग है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बदल रहा है। तो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक से उसका आमदनी बदल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, ढक्कन को अलग कर लेते हैं, उसको काट करके उसके जो कैप को ऊपर वाला पार्ट है गर्दन को अलग कर लेते हैं और बाकी प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक आप बेच रहे हैं, मान लीजिए 20 रुपया केजी, आम तौर पे अगर ये 3 प्रोसेस कर देने के बाद वो प्लास्टिक 22, 23, 24, 25, 26, 28 रुपया भी हो सकता है, डिपेंडिंग अबाउट मार्केट डिमांड। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के दूसरे और कुछ एग्जाम्पल लें, आप इसी तरह जितने भी प्रकार के वेस्ट हैं उसमें जितना ज़्यादा बेहतर सेग्रीगेशन किया जाएगा, उसको अलग किया जाएगा, तो उसका वैल्यू बढ़ता है। जितनी बेहतर तरीके से छटनी की जाएगी प्लास्टिक उतना के लेवल के segregation, हिसाब से बिल्कुल। उतना अच्छा रहेगा तो उसके लिए। सेग्रीगेशन छाटना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप देखती होंगी, आपने देखा भी है कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो कचरा हम निकालते हैं ना घरों में या शहर में भी गांव में भी, उसी वक्त अगर अलग कर देंगे, जैसे केला का छिलका, अभी आम का सीजन है तो आम का गुठली, आम का छिलका, लीची का गुठली, लीची का छिलका, इनको आप ऐसे बर्तन, जैसे हम लोग हरा और नीला देते हैं डस्टबिन, तो हरे में डाल, हरा मतलब जो खाद बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। और जो प्लास्टिक है, लोहा है, तांबा है या और भी प्रकार की चीज़ें इस तरह के जो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं, उनको आप नीले वाले में डालिए। ये बार बार बोला जाता है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि जो वेस्ट है उसका वैल्यू बढ़ गया, दूसरा जो व्यक्ति इसको लेके जाएगा उसके लिए वो समस्या न होकर एक समाधान हो गया, उसको भी आसानी हुई। तीसरा, जो रिसाइकलिंग के लिए जाने योग्य है वहाँ पर भी वो आसानी से रिसाइकिल होकर चला गया और वो रिसाइकिल हो गया। और ये खाद वाला है, सीधे खाद में गया, खाद बना या मिट्टी बना। अब जब हम मिला देते हैं तो सामग्री चैलेंज बन जाता है, तो किसी न किसी को दोबारा मेहनत करके इन सभी सामग्री को, मिले हुए सामग्री को निकालना पड़ता है। एक दूसरा, कितना भी आप निकालेंगे तो कुछ चीज़ रह ही जाएगा। 2, तीसरा कि जब आप मिला देते हैं तो दोनों खराब होता है। आपके जो खाद बनने थे उसमें प्लास्टिक मिलने से या और अन्य जो नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल मिलने से वो खराब हो जाएगा। और इधर जो प्लास्टिक है या लोहा है, तांबा है या कागज है फॉर एग्जांपल, उसको अगर आप गीला कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वो बच जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा है पर्यावरण के लिए। सोचिए आप बड़े विजन के साथ, तो पर्यावरण को बचाने का जो लोग कहते हैं पेड़ लगाओ और बाकी जो हो सकता है वेस्ट ना करो, बिजली की बचत करो, ग्रीन एनर्जी का उपयोग करिए, सब हम बात करते हैं। उसमें अगर इसको भी हम जोड़ा भी हुआ है कि एक बेसिक काम हर नागरिक करे कि अपने घर से निकलने वाले जो वेस्ट हैं उसको 2 हिस्सों में बांट दें, नीला और हरे में, जिससे हम लोग को बहुत सहयोग होगा और हम लोग इसके प्रोसेसिंग को लाएंगे। तो अब जो आप पूछ रही थी कि प्लास्टिक सेग्रीगेशन से यही फ़ायदा है, एक तो उसका वैल्यू बढ़ता है, उसमें रिटर्न अच्छा मिल जाता है जो लोग उसमें काम करते हैं, और ये पर्यावरण को ही आराम मिलता है, क्योंकि जब आप रिसाइकिल में जितना साफ सुथरा प्लास्टिक जाएगा रिसाइकलिंग में होगा और वो पर्यावरण के लिए थोड़ा बेहतर होता है कंपेयर टू मिक्स और ख़राब वेस्ट। तो यही है कि हम लोग जितना ज़्यादा आने वाले समय, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या का देश है, उस हिसाब से वेस्ट का जो क्वांटम है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, मात्रा। तो उसके वजह से अगर हम लोग घरेलू स्तर पर नहीं मैनेज कर पाए तो सेकेंडरी और टर्सरी मतलब डंपिंग यार्ड या लैंडफिल पे मैनेज करना शायद बहुत मुश्किल होगा या नहीं भी हो पाएगा।
सर एक जब कचरे की बात हो रही है और इसके सिगरेशन की बात हो रही है, तो एक और कचरा हमारे घर से निकलता है, वो आजकल ई कचरा कहते हैं उसको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और कुछ इस तरह की मशीनरीज हो गई, फ़ोन्स हो गए, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। तो क्या इनको कबाड़ी वाले को डायरेक्ट देना चाहिए या इनको बेचने से पहले कुछ हम लोगों को इस पे एक बार विचार करना चाहिए कि कहाँ देना चाहिए ऐसा कचरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं सर। जी, देखिए, हाँ, एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया कि ई वेस्ट है। और भी कई तरह के वेस्ट हैं जो हमारे लिए चैलेंज बने हुए हैं, जिसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। मगर आज क्योंकि हम प्लास्टिक और उससे रिलेटेड वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ई वेस्ट में ही बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक और फाइबर्स और कई ऐसे फ़ोन सब महंगे, इसमें गोल्ड की भी मात्रा है, सिल्वर की मात्रा है, कॉपर की भी मात्रा है, थोड़ा ग्लास भी है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, कुछ हार्मफुल चीज़ भी है। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि क्या इसे सामान्य तौर पे कचरे में फेंकना चाहिए, इसका आंसर है नो। क्योंकि समानांतर के वेस्ट में अगर ये जाएगा और ये अगर लैंडफाइल या मिट्टी में कहीं पर फेंक दिया जाता है, तो ये हानि करेगा आपके पर्यावरण को और ये सही तरीका नहीं है। दूसरा कि जो आपने सवाल किया कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सेकेंडरी है, इन्फॉर्मेशन के चांस तो अलग बात है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा चीज़ है कि ये इस वेस्ट का इसको सेग्रीगेट करने से ज़्यादा बड़ा ये तकनीक है कि इसको कैसे डिसमेंटल करें और डिस्पोज करें। इसके सेफ डिस्पोजल के तकनीक के लिए कुछ संस्थाएं हैं, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी हैं। यहाँ भी मैं जानता हूँ 1-2 संस्थाओं को जो काम कर रही है, स्कूलों में बच्चों के साथ लोगों को इस पर अवेयर करती हैं। लेकिन उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है कि वो घर घर से जाके ई वेस्ट नहीं ले सकते हैं। फिर वही बात है कि कलेक्शन का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इस तरह के ऑप्शंस देते हैं कि आप पुराना वेस्ट यहाँ आके डाल दीजिए और वहाँ से वो डिस्पोजल में चला जाएगा। तो हमें वो अपनाना चाहिए। कई ऐसे शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप जाके अपने ई वेस्ट को, खास करके फ़ोन को या पुराने डेस्कटॉप, लैपटॉप, इनको आप दे सकते हैं। और मैंने भी हाल में अपने पुराने लैपटॉप को जब बदला, तो जो इन्फॉर्मेशन का पार्ट था, जो हार्ड ड्राइव था, उसको मैंने ले लिया, जो कि आपका चिंता है। बाकी चीज़ों को मैंने उन्हीं शॉपकीपर को दिया, उन्होंने कहा कि मैं इसे सेफ डिस्पोज करा दूंगा। और ये कदम उठाते वक्त मैं सोच भी रहा था कि ले जाऊँ ना, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम के बाद आपको अगर उपयोगिता नहीं है उसकी तो हटा दें, आपके घर के लिए भी बेहतर है और वो उचित हाथों में जाके सेफली डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन आप फिर याद रखें मेरी बात कि जो 4R का कॉन्सेप्ट है, जिसमें रिफ्यूज़ करना बहुत महत्वपूर्ण है और वो हम लोग कोशिश करें कम से कम नया चीज़ खरीदें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ अभियान अंतर्गत अभी 22 मई से 5 जून तक स्वच्छता अभियान चलाया गया है सर। ज़िलों में विद्यालयों, गली मोहल्लों और इसकी क्या कहते हैं, नालियों की, गलियों की साफ़ सफाई की जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? देखिए, इस बार का भी जो हमारा अभियान है उसमें प्लास्टिक वेस्ट को कम करना और प्लास्टिक वेस्ट का उचित निपटान करना ही प्रमुखता से उस एजेंडा में रखा गया और वो हम कर भी रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट कम भी हो रहा है। हर ज़िलों में और ग्राम पंचायत स्तर पे इस पे अभियान में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुछ कंपटीशन किए जा रहे हैं जो कि पुराने लेगेसी वेस्ट हैं उसको हटाया जा रहा है और प्लास्टिक वेस्ट पर लोग शपथ भी ले रहे हैं। कई ज़िलों में आज के दिन शपथ लिया गया है कि वो या उनके कर्मचारी, उनके जो टीम है, कलीग्स हैं, वो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे या कम करेंगे या इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। ये शपथ लेना तो बहुत आसान है, मगर इस राह पे चलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम लोग को ये करना होगा। और प्लास्टिक के उपयोग को, इसके जो दुष्परिणाम हैं उसको, और पर्यावरण जिसके लिए आज हम बैठे हैं, चिंतित हैं आज के दिन, उसको हम लोग एक अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करें, उसे एक मदद करें अपने पर्यावरण जिसके सहारे हम जीते हैं उसे बेहतर बनाने में। तो ये सब कार्य किए जा रहे हैं लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत। सर, राज्य स्तर पे बहुत से कार्य किए जा रहे हैं जो सराहनीय भी है और उसका सकारात्मक परिणाम भी निकल कर के आ रहा है और उसका पर्यावरण पे अच्छा असर भी पड़ रहा है। लेकिन हर चीज़ को सरकार के
नाम पे तय किया जा सकता और ना ही छोड़ा जा सकता है। हम लोग भी एक नागरिक हैं और इसके नागरिक होने के नाते हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता के प्रति और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार बने। तो इस ओर हमें क्या कदम उठाने चाहिए सर? हम कैसे अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँ? देखिए, जो आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में बात किया पिछले, वो सभी बिंदुओं को अगर आप ध्यान से सोचें तो हम लोग यही एक कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, पर्यावरण है, जल के संबंधित इश्यूज़ हैं, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ है ना, वो कोई सरकार या कोई एक विभाग नहीं सफल बना सकते, क्योंकि ये सभी स्टेक होल्डर हैं, सबकी जिम्मेवारी है। तो इसमें सबको योगदान देना पड़ेगा जॉइंटली और नहीं तो आप इसको बैन करके, रोक के, बंद करके हल नहीं है। और हमें ये समझना होगा कि आज जो आप गलती करेंगे उसका कुछ समय के बाद आपको मतलब लोगों को, चाहे वो सरकार हो, चाहे नागरिक हो, जो हो, सबको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। और एक और दिक्कत है क्या कि हम विकसित विकासशील देश और विकासशील राज्य हैं। कई मायने में बिहार थोड़ा पीछे है, तो अधिक पैसे की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, क्लाइमेट संबंधित जो इश्यूज़ हैं, ये चैलेंजेस हैं, इसमें बहुत बड़ा पैसा और हानि होता है, जिससे आपके खास करके जो सामान्य वर्ग हैं या जो किसान वर्ग हैं या और लोग, उनको सबसे ज़्यादा चुनौती आती है। तो पर्यावरण का जो फ़ायदा है वो सबके लिए है, लेकिन जो नुकसान है इन वर्गों को ज़्यादा, क्योंकि उनके लाइवलीहुड को अफेक्ट पड़ता है। जैसे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या और भी तरह की समस्याएं, उनका पूरा जीवन यापन उससे प्रभावित होता है। और कई केसेस में आपने देखा है कि लोग अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। इसलिए हमें उस एंगल से भी सोचना होगा कि लोगों को सिर्फ ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे समाज से जुड़ा है, खास करके ऐसे लोगों को जो डिपेंडेंट हैं। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सकता है अपने स्तर पे, अपने साथी के, अपने ऑफिस के, अपने बाकी जो रिलेटिव्स हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो, सोशल मीडिया हो या जैसे भी, आप लोगों को मैसेज दें कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपने पर्यावरण को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने में मदद करना चाहिए। सर, आज हम लोगों ने इतने सारे पर्यावरण से जुड़े विषयों पे बात की, इसके समाधान पे चर्चा की। और सर, आप अंत में अब क्या अपील करना चाहेंगे इस दिवस पर? मेरा अपील वही है कि मैं अपने विभाग और अपने पूरे डिपार्टमेंट और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण, इन सबों में जो कार्य किए जा रहा है उसके तरफ से भी, और इस कार्यों की सफलता के लिए हमें आपको मिल करके कार्य करना होगा। हमें प्लास्टिक वेस्ट कम करना और ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल। खास करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग हम ना करें, आज शपथ लेना चाहिए। और अपने आसपास में जहाँ भी आप रहते हैं, कोशिश करें कि जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेड़ लगाने से, कचरे की सफाई करने से या कचरा कम करने से, या जो लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं सुनते हैं, समझते हैं, सहयोग करते हैं, उनको इसमें जागरूक करना या रोकने का भी हमें काम करना चाहिए। तब जाके हम अपने पर्यावरण को, अपने देश को, अपने राज्य को, ग्रामीण क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों को सुंदर और स्वच्छ बना पाएंगे और अपने बच्चे आने वाले कल के लिए एक सुंदर विकल्प दे के जाएंगे। सर, मुझे उम्मीद है कि अभी जो भी बातें आपने कही, हमने जो भी डिस्कशन किया, उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों को हर चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी कि हम छोटे-छोटे कदम को अपनाकर, छोटे-छोटे स्टेप्स को अपनाकर पर्यावरण को बहुत हद तक सुरक्षित रख सकते हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतने बड़े विषय पर इतनी सरलता से हर सवाल का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को आयोजित करने के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के इस मौके पर। और आप लगातार, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के द्वारा कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरे चरण में जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसको तहे दिल से इसके लिए आपकी टीम को और आप सभी लोगों को, जो हमारे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सोशल मीडियाज़ को देख रहे हैं, उनको धन्यवाद करता हूं।
मैं अपने विभाग के तरफ से, अपने सचिव के तरफ से, अपने मिशन निदेशक एवं राज्य समन्वयक तरफ से मैंने जो बात कही, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके लिए उन सभी का नेतृत्व के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से। और आशा करता हूं कि आज का पॉडकास्ट आने वाले समय में इस तरह के विषयों पे आप लगातार जो कार्य कर रही हैं, करेंगी, उसमें इसको और ज़्यादा ऊंचाइयां मिलेगी, लोगों को ज़्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी और जल्दी जानकारी मिलेगी, और लोग भी इसमें आएंगे, सामान्य लोग जो हैं वो भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे, सुनेंगे। तो हमको लगता है कि एक बेहतर विकल्प है विभाग के द्वारा और आप लोग के द्वारा, और लोगों को जागरूक करने का ये एडवांस मॉडर्न जो तरीका हम अपना रहे हैं, इसको और हमें सुंदर और बड़ा करना चाहिए। इसी के लेवल पे मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ और पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इस पॉडकास्ट का विषय सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी सोचने की, समझने की और सकारात्मक बदलाव लाने। पर्यावरण के प्रति हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और अगली पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण का निर्माण भी करेंगे।